साल 2003 की बात है। 18 नवंबर के दिन टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार में एक खबर छपी। खबर यह कि गुजरात की साबरमती जेल के एक जेलर के ट्रांसफर के बाद वहां के 3000 कैदियों ने भूख हड़ताल कर दी है। 70% कैदियों ने सुबह का खाना छोड़ दिया है और 6 कैदियों ने अपने हाथ की नसें काटकर सुसाइड की कोशिश की है। गुस्साए कैदियों की जुबान पर सिर्फ एक ही नारा और सिर्फ एक ही मांग कि हम जेलर साहब को वापस चाहते हैं। आखिर कौन था वो पुलिस अफसर जिसे साबरमती जेल के कैदी अपना हीरो मानते थे? गुजरात पुलिस के इस अफसर का नाम था साल 2003 की बात है। 18 नवंबर के दिन टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार में एक खबर छपी। खबर यह कि गुजरात की साबरमती जेल के एक जेलर के ट्रांसफर के बाद वहां के 3000 कैदियों ने भूख हड़ताल कर दी है। 70% कैदियों ने सुबह का खाना छोड़ दिया है और 6 कैदियों ने अपने हाथ की नसें काटकर सुसाइड की कोशिश की है। गुस्साए कैदियों की जुबान पर सिर्फ एक ही नारा और सिर्फ एक ही मांग कि हम जेलर साहब को वापस चाहते हैं। आखिर कौन था वो पुलिस अफसर जिसे साबरमती जेल के कैदी अपना हीरो मानते थे? गुजरात पुलिस के इस अफसर का नाम था आईपीएस संजीव भट्ट। वही संजीव भट्ट जो पिछले 4 साल से गुजरात की एक जेल में कैद हैं, वो भी किसी दूसरे मामले में नहीं बल्कि साल 1990 में हुई एक कैदी की कस्टोडियल डेथ के मामले में, यानी 20 साल पुराने मामले में। वो भी ऐसे कैदी के मामले में जो संजीव भट्ट की कैद में कभी रहा ही नहीं और उनकी टीम की भी कैद में नहीं रहा। एक ऐसा कस्टोडियल डेथ का मामला जो साल 1990 में शुरू होता है और जांच होते होते 1995 में बंद हो जाता है। जांच में संजीव भट्ट निर्दोष पाए जाते हैं, लेकिन साल 2011 में यानी 20 साल बाद जब संजीव भट्ट ने सुप्रीम कोर्ट के सामने गुजरात दंगों की साजिशों की फाइलों को खोलकर रख दिया और एक ऐसी सीक्रेट मीटिंग के पर्दों को खोलकर रख दिया जो ना होती तो शायद गुजरात दंगों में मारे गए 3000 से अधिक बेगुनाहों को बचाया जा सकता था। ये सच हिंदुस्तान के उस सबसे शक्तिशाली नेता के खिलाफ था जिसके खिलाफ बोलने की हिम्मत पूरे पुलिस विभाग में एक अफसर न जुटा सका। इधर संजीव भट्ट ने सुप्रीम कोर्ट में गवाही दी और उधर उसी शाम गुजरात सरकार ने 20 साल पुराना ये कस्टोडियल डेथ का मामला दोबारा खोल दिया, जिस मामले में खुद गुजरात सरकार के गृह मंत्रालय ने माना था कि संजीव निर्दोष हैं। एक फर्जी मुकदमा तैयार कर संजीव को उनकी नौकरी से सस्पेंड कर दिया गया, नौकरी से निकाल दिया गया। बाद में उनके घर पर बिल्डोजर भी चला दिया गया और अंततः उन्हें जेल में कैद कर दिया गया। समझौता न करने की जिद में बीते 4 साल से संजीव भट्ट जेल में हैं और उनका परिवार बिखरे टूटे बिलखिलाते जज्बातों में उनका इंतजार कर रहा है। ये कहानी है एक ईमानदार अफसर की, ये कहानी है सत्ता के सर्कस की। इसलिए आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे उस 32 साल पुराने केस की जिसमें संजीव भट्ट जेल में कैद हैं और नरेंद्र मोदी की उस सीक्रेट मीटिंग की भी जिसका खुलासा करने की कीमत संजीव भट्ट और उनका परिवार आज भी चुका रहा है। नमस्कार, मैं श्यामीरा सिंह। जिन दिनों गुजरात में दंगे हुए उस वक्त संजीव भट्ट राज्य के खुफिया विभाग में डिप्टी कमिश्नर पद पर तैनात थे। डिप्टी कमिश्नर ऑफ इंटेलिजेंस होने के नाते राज्य की इंटरनल सिक्योरिटी, बॉर्डर सिक्योरिटी के अलावा राज्य के सीएम यानी नरेंद्र मोदी की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी उन पर थी। जब गुजरात दंगों की जांच का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने साल 2008 में एसआईटी की जांच बिठा दी। एसआईटी को आदेश मिला कि वो दंगों में शीर्ष नेतृत्व और सरकारी मशीनरी के हाथ होने की जांच करे, लेकिन अधिकतर पुलिस अधिकारियों ने मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर एसआईटी के सामने मुंह नहीं खोला। कुछ ने बयान भी दिए लेकिन सरकार के फेवर में, जिन्हें बाद में अच्छी नियुक्तियां मिली, प्रमोशन मिली, रिटायरमेंट के बाद पोस्ट रिटायरमेंट पैकेज भी दिए गए। लेकिन जब एसआईटी ने संजीव भट्ट को पूछताछ के लिए बुलाया तो उन्होंने ऐसे ऐसे सीक्रेट्स खोल दिए जो गुजरात दंगों की साजिश में नरेंद्र मोदी के हाथ होने की बात को सबूत के साथ स्थापित करते थे। दरअसल गुजरात दंगों की जितनी भी जांच हुई उसमें निचले लेवल के दंगाइयों, हत्यारों, बलात्कारियों और पुलिस अधिकारियों के खिलाफ तो सबूत मिले, उन्हें सजा भी मिली, लेकिन क्या इन्हें ऊपर के लेवल से संरक्षण दिया जा रहा था यह साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं मिले। लेकिन संजीव भट्ट ने सुप्रीम कोर्ट में ऐसी गवाही दे डाली जिससे मुख्यमंत्री की भूमिका ही सवालों के घेरे में आ गई। सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट जमा करते हुए संजीव भट्ट ने 3 बड़े सच सामने ला दिए। पहला खुलासा किया कि एक सीक्रेट मीटिंग को लेकर, ये सीक्रेट मीटिंग हुई थी तब के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के घर, जिसमें बड़े बड़े पुलिस अफसरों को बुलाया गया था और कुछ विशेष निर्देश दिए गए थे, जिसके परिणाम स्वरूप जब गुजरात दंगे हुए तो पुलिस ने दंगाइयों को रोका नहीं, नरसंहार को होने दिया। संजीव भट्ट के अनुसार 27 फरवरी 2002 के दिन गोधरा कांड हुआ
उसी दिन मुख्यमंत्री गोधरा पहुंच गए और उनके निर्देशानुसार कार सेवकों के शव को गोधरा से अहमदाबाद ले जाने का निर्णय लिया गया। जबकि उसी दिन विश्व हिंदू परिषद द्वारा अगले दिन गुजरात बंद का ऐलान कर दिया गया था, जिसे कि भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन देने की घोषणा भी कर दी थी। उसी दिन संजीव भट्ट और खुफिया विभाग को अलग अलग हिस्सों में हिंसा की खबरें भी आने लगी। उसी दिन डीआईजी ने भी राज्य में खराब होती सिचुएशन को देखते हुए होम डिपार्टमेंट को अलर्ट मैसेज भेजते हुए अतिरिक्त पैरामिलिट्री फोर्स के लिए कहा। गोधरा कांड वाले दिन यानी 27 फरवरी की रात करीब 9 बजे 8 बजे के समय संजीव भट्ट अपने घर पर बीबीसी के पत्रकार शुभ्रांशु चौधरी के साथ बैठे हुए थे। तभी उन्हें पुलिस कंट्रोल रूम से निर्देश मिला कि डीजी और आईजीपी के चक्रवर्ती के साथ उन्हें मुख्यमंत्री के यहां मीटिंग में जाना है। इस अर्जेंट कॉल के बाद संजीव भट्ट अपने घर से तुरंत गांधीनगर के लिए निकल गए, जिसकी दूरी 20 से 22 किलोमीटर लगभग थी। इस मीटिंग में सिर्फ बड़े बड़े चुनिंदा अधिकारी ही शामिल थे। संजीव भट्ट के अनुसार कई अधिकारियों ने इस मीटिंग के दौरान मुख्यमंत्री को समझाया कि इतने संवेदनशील समय में बीएचपी के गुजरात बंद को रूलिंग पार्टी भाजपा द्वारा समर्थन दिया जाना सही नहीं है। इससे गलत मैसेज जाएगा। ये ऐसे लगेगा कि जैसे खुद राज्य सरकार भी इसमें शामिल है। इससे बड़े स्तर पर दो समुदायों के बीच हिंसा भड़क सकती है। लेकिन नरेंद्र मोदी ने अधिकारियों की कोई भी चेतावनी नहीं सुनी। संजीव भट्ट के अनुसार नरेंद्र मोदी ने यह भी निर्देश दिया कि अधिकारी हिंदुओं के इस प्रतिशोध के बीच में न आए। संजीव भट्ट के अनुसार ये एक तरह से खुला निर्देश था, जिसका परिणाम यह हुआ कि अगले दिन ही गुजरात बंद के दौरान ऐसे लोगों के घरों में आग लगाई गई, ऐसे लोगों के परिवारों को जिंदा जला दिया गया जिनका गोधरा कांड से दूर दूर तक कोई नाता नहीं था। सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग में जमा किए अपने एफिडेविट के अनुसार संजीव भट्ट कहते हैं कि इस सीक्रेट मीटिंग में मुख्यमंत्री द्वारा अधिकारियों को दिए गए निर्देशों के कारण पुलिस अपंग हो गई। जानबूझकर पुलिस ने दंगों को रोकने की कोशिश नहीं की, जबकि समय रहते एक्शन ले लिया जाता तो हजारों निर्दोष लोगों को जिंदा बचाया जा सकता था। संजीव भट्ट की गवाही इसलिए महत्वपूर्ण थी क्योंकि अब तक गुजरात पुलिस और सरकार पर आरोप लगते रहे थे, लेकिन इसे स्थापित करने के लिए गवाही देने वाला कोई नहीं था कि गुजरात दंगों में गुजरात सरकार का भी हाथ था। संजीव भट्ट ने अपने एफिडेविट में हरेन पांड्या की मौत के संबंध में भी खुलासा किया। हरेन पांड्या गुजरात के बीजेपी के बड़े नेता थे और मुख्यमंत्री पद के दावेदार भी हुआ करते थे। इसी कारण नरेंद्र मोदी और हरेन पांड्या के बीच में नहीं बनती थी। हरेन पांड्या ने भी इस सीक्रेट मीटिंग के बारे में गुजरात दंगों की जांच कर रहे सिटीजन ट्रिब्यूनल के सामने नाम न बताने की शर्त पर गवाही दी थी। लेकिन कथित तौर पर ऐसे आरोप लगाए जाते हैं कि इस हरेन पांड्या की इस गवाही के बारे में नरेंद्र मोदी को पता चल गया और इस आरोप के समर्थन में एक खुफिया विभाग के आईपीएस अधिकारी की एक डायरी का भी जिक्र किया जाता है, जिसमें उन्होंने लिखा हुआ था कि नरेंद्र मोदी के निर्देशों पर उन्हें हरेन पांड्या की जासूसी करने के लिए कहा गया। लेकिन इसके कुछ महीने बाद ही मार्च 2003 में हरेन पांड्या की उनकी कार में गोली मारकर हत्या कर दी गई। किसने की, ये आज तक एक रहस्य है। संजीव भट्ट ने अपने सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग में जमा किए अपने एफिडेविट में बताया कि साबरमती जेल में बंद हरेन पांड्या की मौत के आरोपी असगर अली ने उन्हें कुछ ऐसे सुराग दिए जिसके बारे में उन्होंने अमित शाह को बताया, तो उन्होंने सबूत मिटाने के लिए उन पर दबाव बनाया। लेकिन जब उन्होंने ऐसा नहीं किया तो साबरमती जेल से उनका कार्यकाल पूरे होने के बाद ट्रांसफर कर दिया गया, जबकि महज 2 महीने पहले ही साबरमती जेल में उनकी नियुक्ति हुई थी। संजीव भट्ट ने सुप्रीम कोर्ट को अपने एफिडेविट में बताया कि उन्होंने गुजरात दंगों की जांच कर रही एसआईटी को गुजरात दंगों से संबंधित कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स भी दिए हैं। साथ ही 26-27 फरवरी के दिन गोधरा में हुई कॉल डिटेल्स की एक फ्लॉपी डिस्क भी दी है। इसके अलावा 27 और 28 फरवरी के दिन की हाई रैंकिंग स्टेट फंक्शनरी जैसे कि सीएम और डिप्टी सीएम उनकी कॉल डिटेल्स भी दी हैं, उनके प्रिंटआउट्स दिए हैं। ये ऐसे सबूत थे जो गोधरा कांड और गुजरात दंगों की साजिश को लेकर बड़े बड़े नेताओं की पोल खोल सकते थे। संजीव भट्ट ने गुलबर्ग सोसाइटी नरसंहार को लेकर भी एक बड़ा खुलासा किया, जिसमें कि 69 लोगों को जिंदा जलाकर मार दिया गया था, जिनमें कांग्रेस के पूर्व सांसद एहसान जाफरी भी शामिल थे। संजीव भट्ट ने अपने एफिडेविट में खुलासा किया कि गुलबर्ग सोसाइटी में होने जा रही हिंसा को लेकर उन्होंने सीएम और राज्य पुलिस को पहले ही सूचित कर दिया था और घटना होने के दौरान भी बार बार मुख्यमंत्री को सूचित किया था, लेकिन कुछ नहीं किया गया। अगर मुख्यमंत्री और पुलिस चाहते तो गुलबर्ग सोसाइटी में हुए नरसंहार को आराम से रोका जा सकता था। संजीव भट्ट ने अपने एफिडेविट में कहा कि विश्व हिंदू परिषद के गुजरात बंद वाले दिन यानी 28 फरवरी 2002 के दिन, जिस दिन गुजरात में दंगे शुरू हुए, उस दिन दोपहर सीएम के साथ मेरी मीटिंग थी। मैंने खुद उन्हें राज्य में बिगड़ती स्थिति के बारे में बताया और आर्मी को बुलाने की सलाह भी दी। साथ ही जाकिया जाफरी के पति एहसान जाफरी यानी कि कांग्रेस के पूर्व सांसद की
गुलबर्ग सोसाइटी की स्थिति के बारे में भी बताया। ये भी बताया कि एहसान जाफरी, उनके परिवार और वहां रहने वाले लोगों की जान को खतरा है। इस पर मुख्यमंत्री ने मुझसे कहा कि मैं उन घटनाओं के बारे में जानकारी जुटाऊं जब एहसान जाफरी ने हिंदू भीड़ पर ओपन फायरिंग की। जब मैं उस मीटिंग से वापस आया तो मुझे कंट्रोल रूम से सूचना मिली कि वास्तव में एहसान जाफरी ने उग्र भीड़ से बचाव के लिए डिफेंस में ओपन फायरिंग की थी। इससे मुझे रियलाइज हुआ कि सीएम मोदी गुलबर्ग सोसाइटी में हो रही हिंसक घटनाओं की रियल टाइम जानकारी ले रहे थे, लेकिन बावजूद इसके उन्होंने उस भीड़ को रोकने के लिए कोई एक्शन नहीं लिया और सारा जोर एहसान जाफरी पर डाल दिया। संजीव भट्ट ने यह भी कहा कि सीएम के साथ हुई मीटिंग से बाहर निकलने पर मेरी मुलाकात गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री रहे अमर सिंह चौधरी से हुई। उन्होंने भी मुझे एहसान जाफरी की सोसाइटी पर खतरे के बारे में बताया और एहसान जाफरी और उनके परिवार को बचाने के लिए, उनकी सोसाइटी के लोगों को बचाने के लिए कुछ करने के लिए मुझसे कहा। इस पर मैंने उनसे कहा कि मैंने सीएम को सूचित कर दिया है। इस मुलाकात के बारे में संजीव भट्ट ने अमर सिंह चौधरी का एफिडेविट भी अपने एफिडेविट के साथ सबूत के तौर पर राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को जमा किया है। संजीव भट्ट ने आगे कहा कि इसके बाद मैं ऑफिस आ गया और कुछ देर बाद पता चला कि एक दंगाई भीड़ ने एहसान जाफरी और उनके सोसाइटी के लोगों को जिंदा जलाकर मार डाला। इसकी सूचना उन्होंने तुरंत सीएम को फोन पर दी और लिखित में भी सूचना भेज दी। लिखित में भेजी गई इस सूचना को भी संजीव भट्ट ने अपने एफिडेविट के साथ जमा किया है। कुल मिलाकर संजीव भट्ट के एफिडेविट न केवल पुलिस की नाकामी को उजागर करते हैं, उसकी जानबूझकर की गई असक्रियता का खुलासा करते हैं, बल्कि इस बात पर भी प्रकाश डालते हैं कि इन पुलिस अधिकारियों ने किसके कहने पर समय रहते एक्शन नहीं लिए, जिससे हजारों लोगों की जान को बचाया जा सकता था। जब गुजरात दंगों की जांच हुई तो पुलिस अधिकारियों की भूमिका के बारे में तो स्वीकार किया गया, लेकिन शीर्ष पर बैठे लोगों तक जांच एजेंसियां नहीं पहुंची। जैसे गुजरात दंगों की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गठित एसआईटी ने भी अपनी जांच की प्राइमरी रिपोर्ट में कहा है कि अहमदाबाद के जॉइंट कमिश्नर एम.के. टंडन, जिनके क्षेत्र में 200 से अधिक मुस्लिमों की हत्याएं हुई, वे जानबूझकर कर्तव्य की उपेक्षा करने के दोषी पाए गए हैं, यानी उन्होंने जानबूझकर मदद पहुंचाने में देरी की। एसआईटी ने यह भी कहा कि इतने बुरे नरसंहार के बावजूद उन्हें आगे अच्छे प्रमोशन दिए गए। एसआईटी ने यह भी कहा कि उनके जूनियर पीबी गोंडिया भी नरसंहार होने देने के लिए दोषी पाए गए हैं, लेकिन उन पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। उल्टा प्रमोशन करके सिविल डिफेंस का जॉइंट डायरेक्टर बना दिया गया। अगर इन दोनों ने अपनी ड्यूटी निभाई होती तो सैकड़ों लोगों को मरने से बचाया जा सकता था। ये सब एसआईटी के द्वारा खुद माना गया है कि पुलिस अधिकारियों ने जानबूझकर नरसंहारों को होने दिया और लोगों को मरने दिया, लेकिन बावजूद इसके एसआईटी ने इन पुलिस अधिकारियों पर कोई केस चलाने की अनुशंसा करने की जगह महज डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के लिए कहा। इसके अलावा इस बात की जांच भी नहीं की कि आखिर किसके कहने पर ये पुलिस अधिकारी अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे थे। एसआईटी द्वारा जांच के महत्वपूर्ण तथ्यों को छोड़ने और नरेंद्र मोदी को बचाने की शिकायत भी आईपीएस संजीव भट्ट ने अपने एफिडेविट में कही है। सिर्फ संजीव भट्ट ने यह शिकायत नहीं की है, बल्कि जाकिया जाफरी समेत अन्य पीड़ितों ने भी ये शिकायत की है। नरेंद्र मोदी की राजनीतिक महत्वाकांक्षा और भूमिका को लेकर कई तरह के आरोप लगते रहे हैं। दरअसल भाजपा की राजनीति के भी कई साइड हैं, जिसमें कि डर, लालच और साम दाम दंड भेद की नीतियों का एक पूरा मिश्रण रहा है, जिसका उद्देश्य कैसे भी करके सत्ता हासिल करना रहा है। लेकिन भाजपा की एक दूसरी साइड भी है, उसके संगठन की, उसकी नीतियों की, जिन्हें जानने के लिए आप कुकू एफएम पर मौजूद ऑडियो बुक कैसे जीतती है भाजपा को सुन सकते हैं। कुकू एफएम दरअसल एक ऑडियो बुक्स का प्लेटफॉर्म है, जिस पर कि 10,000 से अधिक ऑडियो बुक्स उपलब्ध हैं। इसका सब्सक्रिप्शन आप मात्र 399 रुपये में साल भर के लिए ले सकते हैं। आप SHYAM श्याम 50 नाम के कूपन का इस्तेमाल करेंगे तो 50% डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा, और इस तरह आपको ये सब्सक्रिप्शन मात्र 199 रुपये में पड़ेगा। इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बहरहाल टॉपिक पर लौटते हैं। चूंकि गुजरात दंगों में असली काम को अंजाम देने का काम पुलिस अधिकारियों और दंगाइयों द्वारा किया गया था, इसलिए नरेंद्र मोदी के खिलाफ सीधे सबूत नहीं मिलते। लेकिन संजीव भट्ट वो एकमात्र गवाह हैं जो सीधे नरेंद्र मोदी की भूमिका को लेकर गवाही देते हैं। इसलिए संजीव भट्ट की गवाही बाकी किसी के मुकाबले अधिक महत्वपूर्ण थी। संजीव भट्ट ने वही किया जो एक निष्पक्ष पुलिस अधिकारी के रूप में उन्हें करना चाहिए था। स्टेट इंटेलिजेंस में काम करने के चलते गोपनीयता को भी उन्होंने तब तक बनाए रखा जब तक कि कानूनी रूप से उन्हें गवाही देने के लिए किसी जुडिशियल कमीशन के द्वारा नहीं बुलाया गया। संजीव भट्ट ने इस बीच इतने सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स को, उनकी प्राइवेसी को कभी भी किसी के हाथ में नहीं सौंपा जो एक अधिकारी के रूप में उनकी कर्तव्यों पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करती। गुजरात दंगों की जांच को लेकर जब सुप्रीम कोर्ट ने साल 2008 में एसआईटी यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया और नरेंद्र मोदी की दंगों में भूमिका की जांच करने के लिए कहा,
और संजीव भट्ट को एसआईटी के द्वारा जांच करने के लिए बुलाया गया, तब संजीव भट्ट ने एक अधिकारी के रूप में उनके पास जांच में सहयोग देने के लिए जो सूचनाएं थी वे सब एसआईटी के सामने रख दी, क्योंकि एसआईटी एक सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित आयोग था जिसके आगे सही सूचनाएं देने के लिए संजीव भट्ट लीगली बाउंड थे। और संजीव भट्ट ने ऐसा किया भी, लेकिन इसकी कीमत उन्हें चुकानी पड़ी। जैसे ही साल 2011 में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देते हुए नरेंद्र मोदी के खिलाफ गवाही दी और एसआईटी के साथ क्या साझा किया है ये बताया, उसी शाम संजीव भट्ट को उनके द्वारा सच बोलने की सजा देने के लिए गुजरात सरकार ने एक 20 साल पुराना मुकदमा खोल दिया। इस मामले में कथित तौर पर संजीव भट्ट की कस्टडी में प्रभुदास वैश्नानी नाम के विश्व हिंदू परिषद के एक कार्यकर्ता की मौत हुई थी। हालांकि इस 20 साल पुराने केस की अपनी एक कहानी है। ये वो केस था जिसमें सीआईडी की जांच के बाद संजीव भट्ट निर्दोष निकले थे। खुद गुजरात सरकार के गृह मंत्रालय ने संजीव भट्ट को निर्दोष मानते हुए इस केस को बंद कर दिया था। बाद में गुजरात में जब नरेंद्र मोदी की सरकार आने और दो कार्यकाल पूरे करने के बाद भी इस केस पर गुजरात सरकार का यही स्टैंड कायम रहा। कभी भी इस केस को दोबारा नहीं खोला गया। लेकिन जिस दिन आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट ने नरेंद्र मोदी की भूमिका को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट जमा किया, ठीक उसी शाम गुजरात सरकार ने इस केस पर लगाई अपनी रोक को हटा दिया और मुकदमा शुरू कर दिया। जामनगर की लोकल कोर्ट में दोबारा से इस मामले के ट्रायल शुरू हुए। नवंबर 2012 में संजीव भट्ट पर और अन्य 6 पुलिसकर्मियों पर हत्या का मुकदमा चार्ज कर दिया गया और साल 2019 की 20 जून की तारीख को संजीव भट्ट को लोकल कोर्ट के द्वारा उम्र कैद की सजा सुना दी गई। जिस वक्त संजीव भट्ट को उम्र कैद की सजा सुनाई गई, उससे पहले ही संजीव भट्ट पर साल 1996 का भी एक और फर्जी ड्रग प्लांटिंग से संबंधित एक मामला लाद दिया गया था, जिसके संबंध में 5 सितंबर 2018 के दिन संजीव भट्ट को अरेस्ट कर लिया गया और तब से लेकर अब तक यानी 4 साल से संजीव भट्ट जेल की सलाखों में कैद हैं। नरेंद्र मोदी के खिलाफ गवाही देने के बाद संजीव भट्ट पर 2 केस लाद दिए गए। एक 1990 का केस है यानी 32 साल पुराना केस और एक 1996 का केस है यानी 26 साल पुराना केस। लेकिन इनमें से शायद ही कोई केस उन पर होता अगर संजीव भट्ट एसआईटी के सामने सच न बोलते। चूंकि वे 23 साल की उम्र में ही आईपीएस बन चुके थे और रैंक भी उनकी सबसे ज्यादा थी, अगर हजारों लोगों के नरसंहार की जांच करने वाली एजेंसियों के सामने संजीव भट्ट ने भी बाकी अधिकारियों की तरह निगाहें नीचे रखी होती तो हो सकता है आज गुजरात के सबसे बड़े पुलिस अधिकारी के पद पर वही होते। जिस जांच एजेंसी एसआईटी ने गुजरात दंगों की जांच की और नरेंद्र मोदी को बेगुनाह माना, जिसे हेड करने वाले सीबीआई के पूर्व डायरेक्टर आर.के. राघवन को रिटायरमेंट के बाद नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा साइप्रस देश का हाई कमिश्नर बनाकर भेजा गया, हो सकता है संजीव भट्ट भी इसी तरह किसी देश के हाई कमिश्नर बनाकर भेजे जाते। हो तो क्या नहीं सकता है, इस देश में सब कुछ हो सकता है। अगर नहीं हो सकता तो वो है न्याय। न्याय जिसकी देवी की आंखों की पट्टी इतनी काली होती जा रही है कि उसमें से नजर नहीं आता कि असली अपराधी कौन है और बेगुनाह कौन है। संजीव भट्ट को गुजरात दंगों में मरने वाले हजारों निर्दोष नागरिकों, जिसमें कि हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, उनके पक्ष में बोलने की सजा मिली और बाकी कई अधिकारियों को चुप रहने के लिए इनामें मिली। गुजरात इसी डर और लालच की नीति के दम पर जीता गया। उसी राजनीतिक प्रयोग को आज पूरे देश में लागू किया जा रहा है।